नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बात में आज मैं आपको बताऊंगा राजनीतिक मजबूरी नेताओं से क्या क्या करवाती है। आज इस बात के एक नहीं कई उदाहरण मिले। आज मैं आपको इस बात के सबूत दिखाऊंगा कि सियासत की जरूरत पार्टियों की विचारधाराओं को किनारे लगवा देती है और वोट की मजबूरी दिल्ली में कुछ और मुंबई में कुछ और कहलवा देती है। पंजाब में नेताओं को आपस में लड़वा देती है और बॉर्डर पर बैठे किसानों को भड़का देती है। सबसे पहले महाराष्ट्र का उदाहरण देखिए। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना हिंदुत्व को अपना पेटेंट मानती थी। शिवसेना बीजेपी से ज्यादा कट्टर हिंदूवादी होने का दावा करती थी, लेकिन राजनीति ने उसको कितना बदल दिया। केसरिया बाने को अपनी पहचान बताने वाली शिवसेना अब हिंदुत्व के मामले पर चुप रहने को मजबूर हो गई। छत्रपति शिवाजी के महाराज के नाम पर बनी शिवसेना की राजनीतिक मजबूरी की बानगी मैं आपको दिखाता हूं। पुणे में एक पब्लिक मीटिंग में अलीगढ़ से आए शर्जील उस्मानी ने सरेआम कहा, देश का हिंदू समाज सड़ गया है, हिंदुत्व में जंग लग गया है, और शिवसेना कुछ नहीं बोली। शिवसेना केसरिया झंडा लेकर सड़कों पर नहीं उतरे और मौका मिला तो बीजेपी ने इसे इशू बनाया और यह साबित करने की कोशिश की कि अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व वाली छवि से मुंह छुपाना शुरू कर दिया है। असल में हुआ यह कि पुणे में एल्गार परिषद की मीटिंग हुई। वहां जो भाषणबाजी हुई उससे बहुत सारे सवाल उठे, क्योंकि भीमा कोरेगांव की बरसी पर हुई एल्गार परिषद में जो भड़काऊ भाषण हुए उसके टेप आज सामने आए। इस बार हिंदू समाज के खिलाफ बातें हुई, जंग और आर पार की बात हुई। वक्ताओं में जो लोग बुलाए गए थे उनमें शर्जील उस्मानी भी था। शर्जील उस्मानी एंटी-सीए प्रोटेस्ट का बड़ा चेहरा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लीडर रह चुका है। उस्मानी पर दंगा भड़काने मुकदमे पहले से चल रहे हैं। फिलहाल वो बेल पर बाहर है। 6 महीने के लिए उसे जिला बदर कर दिया गया है। इसी शर्जील उस्मानी ने पुणे में एल्गार परिषद के मंच से कहा कि भारत में मुसलमानों के लिए जंग जैसे हालात बन गए हैं, और इसके बाद उसने हिंदुत्व पर हमला बोला। शर्जील उस्मानी ने कहा कि वो साफ साफ बात करना चाहता है, साफ साफ बताना चाहता है कि हिंदू धर्म सड़ गया है। आज वो इसी मुद्दे पर बात करने के मकसद से आया है। उसने कहा वो बताना चाहता है कि हिंदुत्व में सड़न पैदा हो गई है। अब मुसलमान सिर्फ उन लोगों पर उंगली नहीं उठाएंगे जो मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, अब उंगली उन लोगों पर भी उठेगी जिनके बच्चे उन लोगों की बात सुनते हैं, उनके जलसों में शामिल होते हैं जो मुसलमानों के बरखिलाफ हैं। शर्जील उस्मानी ने कहा, पिछले 6 साल में देश में मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। अब मुसलमान चुप नहीं रहेगा, लोगों को शहादत देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस भड़काऊ भाषण के कुछ अंश मैं आपको सुनवाता हूं और सावधान होकर सुनिएगा। मैं नेशनलिज्म को नहीं मानता हूं। एक और बात साफ कर दूं। अब बात यह कहनी है मुझे, और ये ज़रूरी बात है, और खुसूसन यही बात करने में आया था। इससे पहले प्रेप टॉक चल रहा था कि आज का हिंदू समाज, हिंदुस्तान में हिंदू समाज बुरी तरीके से सड़ चुका है। जुनैद को, हाफिज़ 14 साला हाफिज़ मोहम्मद जुनैद को चलती ट्रेन में एक भीड़ 31 बार चाकू मारकर कत्ल कर देती है, कोई रोकने नहीं आता है। 14 साल के बच्चे को वो लोग हमारे और आपके बीच में से आते हैं, जिसको इस तरीके से नॉर्मलाइज कर दिया है, इस तरीके से आम बना दिया है कि लिंचिंग हो रही है, कोई बात नहीं। आज से पहले हिंदुस्तान में मुसलमान को कत्ल करने के लिए, वजह चाहिए होती थी। नहीं, ये इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था, ये सिमी का मेंबर है, क्योंकि कहानी बनाई जाती थी, फलाना बम धमाके में इसका लिंक रहा होगा। उसके बाद रिप्रेशन स्टार्ट होता था, उसके बाद जायज़ करार दिया जाता था कत्ल करना, जुल्म करना। अभी वजह नहीं चाहिए, मुसलमान हो मार देंगे। गोश्त खा रहे थे, बकरी है, चिकन है, बीफ है, क्या है, नहीं फ़र्क, मार देंगे। ट्रेन में जा रहे हो, सीट मांगोगे, मार देंगे। सीट दे रहे हो, मार देंगे। ये बात
ये धमकी है हमारी तरफ से हिंदू समाज के लोगों के लिए कि आप समझिए इस बात को कि इंसान कितना भी कमज़ोर हो, कोई भी जिंदा चीज़, इंसान हो या जानवर हो, कितना भी कमज़ोर हो, अगर आप उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे तो पलट के एक बार जवाब ज़रूर देगा। अब एक छिपकली, अमूमन छिपकली काटती नहीं किसी को, छेड़ के देखिए 2 बार, काट लेगी। तो इतना भी ना करिए कि पलट के जवाब देना पड़े। और ये लड़ाई जो बात कह रहे हैं कि भीमा कोरेगांव को दोबारा याद कर रहे हैं, एल्गार परिषद है। यलगार का मतलब होता है जंग का ऐलान, और जंग का ऐलान तभी कर सकते हैं जब हमारे बीच में लोग शहादत देने को तैयार हों, सैक्रिफाइस करने को तैयार हों। ऐसी बातें कोई भी कहे उसकी निंदा होनी चाहिए। इसी तरह के लोग समाज में नफरत फैलाते हैं, माहौल खराब करते हैं। कभी हिंदुओं को गाली देकर, कभी भड़काऊ बयान देकर नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, माहौल को गर्म करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसी बातों को अब न ज़्यादातर हिंदू अपने ऊपर असर डालने देते हैं और न ज़्यादातर मुसलमान इनसे प्रभावित होते हैं। लेकिन शरारत करने वाले तो लगे रहते हैं। इन्हें देखना समझना ज़रूरी है। ये कौन है ये जानना ज़रूरी है। ये क्यों कर रहे हैं ये समझना ज़रूरी है। ये जो शर्जील उस्मानी है, ये यूपी का रहने वाला है। शर्जील पर सीए और एनआरसी के विरोध में हिंसा और भड़काऊ बयानबाजी को लेकर मामले दर्ज हैं। पुलिस का दावा है कि 15 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ में जो दंगे हुए, जो हिंसा हुई, शर्जील उसका मेन एक्यूज्ड है। इस मामले में शर्जील को अरेस्ट किया गया था। वो फिलहाल जमानत पर है और अदालत ने शर्जील उस्मानी पर 6 महीने के लिए अलीगढ़ जिले में घुसने पर पाबंदी लगा रखी है। लेकिन इन सब केसेस से, इन सब पाबंदियों से उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। उसे एल्गार परिषद की मीटिंग में इनवाइट किया गया था और यहां उसने खुलकर जहर उगला, इसे जंग का मैदान बता दिया, हिंदुओं को गाली दी और इसके बाद इस्लाम का हवाला देकर लोगों को भड़काने की कोशिश की। उसने कहा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है, मुसलमानों को डराया जा रहा है, इसलिए शहादत के लिए तैयार रहना चाहिए। अब जुल्म के खिलाफ जंग ही सही। इस्लाम का पिछले दिनों में, पिछले 6 सालों में मुसलमान पे लगातार अटैक तो हुए, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे मज़हब पे तो कोई भी आकर कुछ भी बोल के जा सकता है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में इसी महीने एक सेमिनार हुआ जिसमें एक स्पीकर खुले तौर पर बोल रहा है कि कुरान पढ़ेगा इंसान तो हैवान बन जाएगा और इनको मारना है। हिंदू राष्ट्र 4 साल में बनेगा, उसके बाद आप देखिएगा इनकी कोई औकात नहीं रहेगी, इनकी बेटियां आपके पास होंगी। ये जो लोग हैं जो आपके समाज को इस तरीके से सड़ा रहे हैं और आपके जो बच्चे हैं जो ऐसे फंक्शंस में जा रहे हैं, हमारी उंगली दोनों की तरफ होगी। आप खींच के अपने लोगों को वहाँ से निकालिए और हम खींच के अपने लोगों को ऐसी जगहों से निकालेंगे, तभी साथ, तभी एकता की बात होगी। आज़ादी, ऐसे आज़ादी नहीं आती, लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। देखिए, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। अगर बाला साहब ठाकरे का ज़माना होता तो महाराष्ट्र की धरती पर पुणे जैसे सांस्कृतिक शहर में कोई ऐसी बात कहकर जा नहीं सकता था। शिवसेना इसे हल्के में नहीं लेती, लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र में शिवसेना का चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं, उनकी सरकार है। इसके बाद भी एक्शन तो दूर, शिवसेना का कोई नेता इस पर बोला भी नहीं। अब बीजेपी शिवसेना की सियासी मजबूरी को समझती है, इसलिए बीजेपी ने इसे बड़ा इशू बनाया। पुणे में शर्जील उस्मानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। बीजेपी के नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर 48 घंटे में शर्जील उस्मानी के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो बीजेपी सड़कों पर उतरेगी। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर विरोध जताया और आज फडणवीस ने कहा कि शर्जील उस्मानी का बयान
पूरे हिंदू समाज का अपमान है। ऐसे बयान सड़ी हुई मानसिकता का प्रतीक है। महाराष्ट्र में कोई भी आए और इस तरह का बयान देकर माहौल को खराब करने की कोशिश करे, ये मंजूर नहीं है। कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। शर्जील उस्मानी नाम का सड़े दिमाग का कोई व्यक्ति महाराष्ट्र के पुणे में आकर हिंदुओं को सड़ा कहता है, हम इसको सहन नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत बात है। महाराष्ट्र की सरकार ने इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। महाराष्ट्र में राज किसका है? क्या मुगलों का राज चल रहा है कि महाराष्ट्र में आकर हिंदुओं को कोई भी गाली दे दे और उसके ऊपर कोई कार्रवाई न करे? और सरकार ये पहले से जानती थी कि ये जो परिषद आयोजित की गई है, ये परिषद मात्र केवल इसलिए आयोजित की गई है कि अलग अलग समाजों में दुर्भावना पैदा हो, दो समाजों के खिलाफ बोला जाए, समाजों को गाली दी जाए और उसके माध्यम से एक प्रकार से कानून व्यवस्था का प्रश्न निर्माण हो, इसके लिए यह परिषद आयोजित की जाती है। इससे पहले भी इन्होंने यही किया है, बावजूद उसके उनको परमिशन भी दी जाती है और वहां आकर हिंदुओं को सड़ा कहने वाले इस प्रकार के लोग अगर वहां पर आते हैं और हिंदुओं को खूनी कहते हैं तो इसको सहन नहीं किया जा सकता। इनके खिलाफ तुरंत अगर कार्रवाई नहीं की गई तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। बिल्कुल भाषण सबके सामने है, बहुत स्पष्ट रूप से उसने कहा है और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इसका मतलब सीधा है ठाकरे सरकार के आशीर्वाद से इस प्रकार का बयान उसने दिया है। पुणे पुलिस की तरफ से अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख ने एक ठीक बात कही है। उन्होंने कहा अगर किसी ने किसी मजहब के खिलाफ कुछ बोला है तो एक्शन होगा। मुंबई के गार्जियन मिनिस्टर ने कहा इस तरह की बातें करने का हक किसी को नहीं है। किसी भी धर्म के खिलाफ या किसी भी धर्मगुरु के खिलाफ किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, अशब्द यूज़ करने का अधिकार नहीं है। जो भी इस तरीके की बातें इस देश के अंदर या हमारे राज्य में करेगा उसकी जो है शानिशा की जाएगी। उसका जो किस एंगल से अगर गलत है तो उस एंगल पे देख के उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन मसला सिर्फ उसमें भी किसी मुसलमान को, क्रिश्चियन को या सिख को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी धर्म का कोई आदमी हो। असलम शेख ने बिल्कुल सही बात कही। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर समाज के खिलाफ, किसी दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश करता है, आग लगाने की कोशिश करता है तो एक्शन तो होना चाहिए। और जब असलम शेख बोले तो स्टेट के होम मिनिस्टर ने कहा बयान की सीडी मंगा ली गई है और पूरे भाषण की जांच करेंगे। उसकी सीडी मंगवाई है, सीडी आने के बाद में उसकी तफ्तीश होगी, क्या उन्होंने बोला क्या नहीं, उसके बाद फिर देखेंगे क्या उन्होंने अपने भाषण में वहाँ पे क्या बोला। उसकी सीडी हमने मंगवाई है और सीडी मंगवाने के बाद में हम देखेंगे उसके पूरी उसकी जांच करेंगे। बीजेपी के नेता तो खुलकर बोल रहे हैं, मामले को जोर शोर से उठा रहे हैं। एनसीपी ने और कांग्रेस के नेताओं ने भी रिएक्ट किया है, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर सबसे ज्यादा एग्रेसिव रुख अपनाने वाली शिवसेना खामोश है। कोई नेता चूं तक नहीं कर रहा। और आप जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है सत्ता की मजबूरी। पहले कुर्सी के लिए बोलते थे, अब कुर्सी को बचाने के लिए खामोश हैं। शिवसेना की खामोशी इस बात को साबित करती है कि राजनीति में विचारधारा अब कोई मायने नहीं रखती। सत्ता के समीकरण पार्टी के विचार और पार्टी की धारा तय करते हैं। वरना मुझे याद है 2018 में यही कोरेगांव था, यही पुणे था, यही लोग थे और यही शिवसेना थी। जब हिंसा हुई तो कोरेगांव के गुनहगारों को सलाखों के पीछे भेजने में शिवसेना सबसे आगे थी। उस वक्त एल्गार परिषद के नेताओं को शिवसेना ने आतंकवादी कहा था, उनकी तुलना अलकायदा से की थी। उस वक्त सामना के संपादकीय में क्या क्या लिखा गया था, इन सब चीजों को उद्धव ठाकरे को एक बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस वक्त शिवसेना बीजेपी के साथ थी, सरकार में थी, तो शिवसेना ने खुलकर कड़ा स्टैंड लिया था। अब महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की मदद से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, इसलिए फिलहाल कुर्सी के लिए चुप रहना मजबूरी है। इसीलिए शिवसैनिक खामोश हैं। और इसे सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, दिल्ली में भी दिखाई दिया कैसे सियासत अपने स्टैंड को बदलने के लिए मजबूर कर देती है।
आज उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स को गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर आंदोलन कर रहे किसानों से मुलाकात करने का आदेश दिया। उद्धव के आदेश का तुरंत पालन हुआ। शिवसेना के एमपी संजय राउत, अरविंद सावंत, विनायक राउत, प्रताप राव जाधव, कृपाल तुमाणे और अनिल देसाई आज गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे। शिवसेना के सारे नेताओं ने धरने पर बैठे राकेश टिकैत से मुलाकात की और मीटिंग के बाद संजय राउत ने कहा कि शिवसेना किसानों के साथ है। राकेश टिकैत को उद्धव ठाकरे का मैसेज दिया है, अब केंद्र सरकार को बिना किसी सियासी दांवपेच के किसानों से बात करनी चाहिए। इस तरह के अहंकार से देश नहीं चलता। और फिर यह भी कहा कि मैं तो कहूंगा कि संजय राउत ने कहा जो कहा उससे ज्यादा खास बात यह है कि वो है जो उन्होंने नहीं कहा या जो सवाल उन्होंने अनसुना कर दिए। आप संजय राउत के बयान के आखिरी 30 सेकंड का हिस्सा जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि राजनीतिक मजबूरी क्या होती है। महाराष्ट्र की तरफ से हमारे पूरे सांसद शिवसेना के यहाँ आए हैं। उद्धव ठाकरे साहब की इच्छा थी, हम जाकर उनसे मिले। टिकैत साहब से बात हो गई। टिकैत साहब को जो एक संदेश देना था उद्धव जी का, वो हमने दिया है। पूरी ताकत से हमारी जो संवेदना है हम उनके साथ रहेंगे। ये देश का विषय है, ये कोई पंजाब हरियाणा या किसी एक राज्य का विषय नहीं है, देश के किसानों का विषय है। सरकार ने बात करनी चाहिए और ठीक ढंग से बात करनी चाहिए, बात में राजनीति नहीं आनी चाहिए। सर ये बताइए, अहंकार देखिए, अहंकार से राजनीति नहीं चलती और देश भी नहीं चलता। सर ये बताइए, आजाद मैदान में आप लोग नहीं थे, वहाँ पर नदारत दिखे, यहाँ पर कैसे आए सर? थोड़ा बोलना चाहिए, आजाद मैदान में क्यों नहीं थे सर? शिवसेना क्या कहेगी आजाद मैदान में नहीं थी सर? आजाद मैदान में जब आंदोलन चल रहा तब आप लोग क्यों नहीं थे सर? सर शरद पवार जी थे वहाँ पर, आप लोग क्यों नहीं नजर आए सर? सर कोई बोलेंगे सर? अब रिपोर्टर पूछते रह गए, आजाद मैदान में जब किसान धरने पर बैठे थे तो शिवसेना के नेता वहां क्यों नहीं गए? रिपोर्टर कहते रह गए कि शरद पवार वहां गए थे, आप क्यों नहीं गए? लेकिन संजय राउत के पास कोई जवाब नहीं था। राकेश टिकैत से मीटिंग के बाद अनिल देसाई ने क्या कहा वो भी सुनना इंपॉर्टेंट है। शिवसेना के एमपीज में अनिल देसाई उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी माने जाते हैं। अब उनकी बात मैं आपको सुनवाता हूं। अमित देसाई ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। हमारी संवाददाता अर्चना ने अनिल देसाई से पूछा, आप दिल्ली में किसानों से मिलने आए लेकिन मुंबई के आजाद मैदान में किसानों की रैली में शिवसेना का कोई नेता नहीं गया, क्यों नहीं गया? तो अनिल देसाई ने कहा, वहां जो किसान आए थे वो शिवसेना के ही थे। आज सुबह में शिवसेना पक्ष प्रमुख आदरणीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब और संजय राउत हमारे नेता हैं, उनके साथ में बात हुई उनके, और जैसे उद्धव जी ने हमको आदेश किया कि आप वहां पे जाके राकेश टिकैत जी के आप वहां से मुलाकात करिए, वहां को लोगों को समर्थन कीजिए, किसानों को समर्थन दीजिए। इसीलिए हमारी शिवसेना की पूरी सांसदों की टीम आई है, हम सब सांसद मिलकर यहाँ पे आए। जो भी इनकी समस्या है वो हल करनी चाहिए। आज गवर्नमेंट का ये दायित्व बनता है कि इस चीज़ को पहल करें, इस चीज़ को समस्या को निराकरण करें और देश को आगे ले जाएं। अच्छा ये बताइए, जब मुंबई में आजाद मैदान में जो आंदोलन हुआ किसानों के समर्थन में, उसमें शिवसेना का कोई बड़ा नेता नहीं गया, दिल्ली तक तो आप सब आए। बिल्कुल बिल्कुल, शिवसेना के नेता वहाँ पे थे, जो किसान थे वो महाराष्ट्र के किसान थे, शिवसेना के लोग थे। अब शिवसेना की मजबूरी, शिवसेना की हालत बीजेपी समझ रही है और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को सपोर्ट करने वाली कांग्रेस और एनसीपी भी समझती है। इसीलिए आज देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सत्ता के चक्कर में शिवसेना न इधर की रही न उधर की, शिवसेना की स्थिति थाली के बैंगन जैसी हो गई है। देखिए, शिवसेना ये बिन पेंदे का लोटा होता है, उस प्रकार की इनकी अवस्था है। ये राज्यसभा में दूसरी भूमिका लेते, लोकसभा में और भूमिका लेते, मुंबई में तीसरी भूमिका लेते, दिल्ली में चौथी भूमिका लेते, इनकी अपनी कोई भूमिका नहीं है। अब आपने देखा सियासी मजबूरी क्या होती है, सत्ता कैसे मुंह बंद कर देती है, सुनने की ताकत को खत्म कर देती है, बहुत सारे सवालों को सुनकर अनसुना करवा देती है। अब इसके लिए और क्या सबूत चाहिए? यह सही है कि जब 3 कृषि कानून लोकसभा में पेश हुए तो शिवसेना ने उनके पक्ष में वोट दिया था। अरविंद सावंत ने शिवसेना की तरफ से एक भाषण भी दिया था और सिर्फ 24 घंटे के बाद जब राज्यसभा में वही तीनों कानून पेश किए गए तो शिवसेना सदन से गायब हो गई थी। वजह क्या थी?
कांग्रेस ने शिवसेना के कान खींच दिए थे। शिवसेना के नेता इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि 25 जनवरी को मुंबई के आजाद मैदान में किसानों की जरी हुई उस रैली में शामिल होने के लिए शिवसेना के बड़े नेताओं ने सहमति दी थी, लेकिन आखिरी वक्त में शिवसेना के नेता मुकर गए और आज वही नेता दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से मुलाकात करने पहुंच गए। इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि कांग्रेस चाहती है, राहुल गांधी चाहते हैं कि अगर उद्धव को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बने रहना है, अगर शिवसेना यह चाहते है कि कांग्रेस मुंबई में शिवसेना को सपोर्ट करती रहे, तो शिवसेना को दिल्ली में किसानों के सवाल पर कांग्रेस के साथ खड़े होना होगा, कांग्रेस की लाइन पर चलना होगा। और राहुल गांधी का आदेश मानना शिवसेना की मजबूरी है। राहुल गांधी चाहते हैं किसान आंदोलन को मोदी विरोधी आंदोलन में तब्दील कर दिया जाए। एंटी मोदी मोर्चे की सभी पार्टियां मोदी को किसानों का दुश्मन साबित करने की कोशिश करें। कांग्रेस ये काम पहले शुरू कर चुकी है। अब दिल्ली के बॉर्डर पर पुलिस की तरफ से की गई घेरेबंदी को मुद्दा बनाया जा रहा है। रोड पर बिछाए गए कांटे वाले तारों को लेकर कैसे कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी अपनी सियासी दुश्मनी भूलकर मोदी के खिलाफ एक साथ एक जगह आ गए। आज कांग्रेस के नेताओं ने इल्जाम लगाया कि सरकार किसानों के साथ आतंकवादियों जैसा सलूक कर रही है। दिल्ली के बॉर्डर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर जैसे हालात पैदा कर दिए गए हैं। असल में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन जो हुआ, जैसे हालात पैदा हुए, जैसी हिंसा हुई, वैसे हालात दोबारा पैदा न हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी की एक लेयर बना दी है और तगड़े इंतजाम कर दिए हैं। दो तरह से एहतियाती कदम उठाए गए हैं। पहला, धरना स्थल तक आने जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सड़क को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। कई लेयर्स में बैरिकेड लगाए गए हैं। लोहे के बैरिकेड लगा दिए गए हैं, कंक्रीट के बैरिकेड लगे हैं और इनके बीच बीच में कंटीले तार लगा दिए गए हैं। पुलिस ने दूसरा काम किया है, सड़क पर कीलों को सीमेंट से फिक्स कर दिया है, जबकि गाजीपुर बॉर्डर में सड़क पर कीलों वाली स्पेशल प्लेट्स लगा दी गई हैं। अब पुलिस ने सिर्फ रोड और हाईवे को ही कटीले तारों और बैरिकेड से ब्लॉक नहीं किया, धरना स्थल तक पैदल पहुंचने और निकलने वाले रास्तों को भी सील कर दिया है। प्रदर्शनकारी खेतों के रास्ते ट्रैक्टर लेकर घुस सकते हैं, इसलिए कच्चे रास्तों को भी कटीले तार लगाकर ब्लॉक कर दिया गया है। बस इन्हीं तस्वीरों का हवाला देकर सरकार पर सियासी हमले हुए। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर पुलिस ने इंतजाम क्या सोचकर किए, पुलिस का मकसद क्या है, पुलिस का तर्क क्या है। हमने पुलिस वालों से बात की और इन पूरे तारों की, इन सारे बैरिकेड्स की अच्छी तरह से जांच भी की। लेकिन क्योंकि इस वक्त बात कर रहे हैं सियासत की, तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं उससे पहले इन तस्वीरों पर जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है उसके बारे में बता देता हूं। राहुल गांधी ने कील और बैरिकेड लगाने वाली 4 तस्वीरें आज ट्विटर पर शेयर की और लिखा, भारत सरकार ब्रिज बनाए, दीवार नहीं। राहुल गांधी की लाइन कांग्रेस के नेताओं की मजबूरी है। पंजाब के नेताओं ने बयान दिए। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि दिल्ली के बॉर्डर के हालात देखकर लगता है जैसे पाकिस्तान और चीन का बॉर्डर हो। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, जो तौर तरीका अब गवर्नमेंट का देखा है, ऐसे लग रहा है कि ये पाकिस्तान और चीन की तैयारी जो तो हमारे चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर होनी चाहिए थी, उतनी तैयारी अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। वहाँ वो नई छड़ियाँ मंगवा ली हैं, करपानों जैसी छड़ियाँ हैं, नेल्स सड़कों में पंक्चर करने के लिए टायर्स को, जो हमारे फार्मर्स को लेकर आने वाली बसेस हैं, ट्रक्स हैं या ट्रॉलीज़ हैं, उनके सभी की हवा निकाल दीजिए। भाई हवा तो पाकिस्तान और चीन की निकालने की ज़रूरत है। आप अपने किसानों की, अपने अन्नदाताओं की ही हवा निकालने की, मैं तो हैरान हूँ कि तौर तरीका क्या है। ये जंग किसानों से है कि जंग तो हमारी पाकिस्तान और चीन से। अब सियासी मजबूरी की एक और बानगी देखिए। जो अकाली दल हर छोटी बड़ी बात पर कांग्रेस का विरोध करता है, जिस अकाली दल और कांग्रेस के बीच आज तलवारें चली, गोलियां चली, दिल्ली में वही अकाली दल कांग्रेस की हां में हां मिला रहा है। आज अकाली दल के नेता भी किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें कर रहे थे।
हरसिमरत कौर ने कहा, दिल्ली के बॉर्डर पर जो हो रहा है वो शर्मनाक है। ऐसा लग रहा है जैसे बॉर्डर पर प्रोटेस्ट कर रहे किसान पाकिस्तानी हैं। मैं तो इस सरकार पे हैरान हूँ कि जो सबसे गर्म मुद्दा है, सबसे अर्जेंट मुद्दा है, जिस करके रोज लोगों की जाने जा रही हैं, आपने वहाँ पे एक ऐसा फोर्ट्रेस दीवारें खड़ी कर दी हैं, वहाँ पे स्पाइक्स लगा दिए हैं, ऐसे रॉड्स पुलिस को दे दिए जैसे कोई पता नहीं पाकिस्तानी बैठे होते हैं। ये आपकी देश की जनता है, ये आपके अपने किसान हैं, देश के अन्नदाता हैं, और उनको जिस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है बहुत ही शर्मनाक। हम सब जानते हैं कि किसानों का आंदोलन वो मुद्दा है जिसमें पॉलिटिकल पार्टियां अपने आप को मोदी विरोध में ढाल चुकी हैं और सबकी राजनीतिक मजबूरी है। हरसिमरत कौर तो उस कैबिनेट मीटिंग में शामिल थी जिसमें कृषि कानून के अध्यादेश को मंजूरी दी गई थी। जब देश में 3 महीने के लिए ऑर्डिनेंस के जरिए कृषि कानून लागू रहे, उस वक्त हरसिमरत कौर नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री रही। लेकिन अब इन्हीं ऑर्डिनेंस को लेकर जब कानून की शक्ल दी गई, पार्लियामेंट में पेश किया गया, जब अकाली दल ने देखा कि कांग्रेस ने पंजाब में इन कानूनों के खिलाफ स्टैंड लिया है, पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, वोट का नुकसान हो सकता है, तो अकाली दल सरकार से बाहर हो गया और अचानक इन कानूनों का विरोध करने लगा। इसी तरह की पोजीशन अरविंद केजरीवाल की पार्टी की है। केजरीवाल की सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को दिल्ली में नोटिफाई कर दिया था, लेकिन पंजाब में कृषि कानून के खिलाफ माहौल बना तो अब केजरीवाल की पार्टी भी इसका विरोध कर रही है। आज आम आदमी पार्टी ने भी कृषि कानूनों को लेकर वही बात कही जो कांग्रेस और अकाली दल के नेता कहते रहे हैं। जैसे बॉर्डर पर दुश्मन की फौज को रोकने के लिए बाधाएं क्रिएट की जाती हैं, वहां वैसा किया जा रहा है। वहां पे कील लगा दिए गए हैं, जैसे दुश्मन की फौज को रोकने के लिए बारूदी सुरंगें बिछाते हैं। ये देश का अन्नदाता है, इनसे क्या खतरा है आपको? तो ये मैंने पंजाब सरकार को बोला है कि पंजाब सरकार वहां पे पंजाब की तरफ से बैठे, वहां पे कैंप ऑफिस हो, कोई दिक्कत आए, जो पर्चे दर्ज हुए हैं, जहाँ लापता नौजवान हैं जो मिल नहीं रहे 26 की घटनाक्रम के बाद, उनके परिवारों को हेल्प की जाए, उनकी मदद की जाए, उनका केस लड़ा जाए, उनको लीगल एड दी जाए। तो ये यहाँ पे मते पास करने का कोई फायदा नहीं है। हम तो चलो साथ दे देंगे यहाँ पे, पर लेकिन लड़ना दिल्ली में ही पड़ेगा, क्योंकि पंजाब के लाखों लोग वहां अपने आप को लाभार्थ महसूस कर रहे हैं। अब चूंकि मुद्दा संवेदनशील है, मामला किसानों का है, इसलिए सरकार भी संभल कर बोल रही है। विरोधी दल दिल्ली के बॉर्डर पर पुलिस की तैयारियों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इनके सवालों का जवाब नितिन गडकरी ने दिया। गडकरी ने कहा, जब मामला बिगड़े तो पूछते हो पुलिस क्या कर रही थी, और जब पुलिस कुछ करे तो पूछते हो पुलिस क्यों कर रही है। यह ठीक नहीं है। गडकरी ने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर एंटी नेशनल लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए पुलिस बंदोबस्त करती है, ये किसानों के खिलाफ नहीं है, इसमें क्या गलत है? आज कानून और व्यवस्था एक तरफ बिगड़ती है तो आप लोग यही लोग प्रश्न पूछते हैं कि पुलिस क्या कर रही है। फिर पुलिस प्रोटेक्शन के लिए कुछ कार्रवाई करती है तो ये क्यों कर रही है, ये पूछा जाता है। तो मुझे लगता है ये इस प्रकार की बातें जो है ये मैच्योर्ड पॉलिटिकल लीडरशिप से निश्चित रूप से उम्मीद नहीं है। मैं तो राहुल गांधी जी को भी कहूंगा कि वो एक बार सीरियसली कुछ जो ग्रीवेंसेस है उस भी चर्चा सरकार के साथ करें, हम भी करेंगे, और उनके समस्याओं की अच्छी बातें होगी स्वीकार करेंगे और हमारी बात को समझाने की कोशिश करेंगे। देश में ये जो एंटी नेशनल एलिमेंट जो किसानों के आंदोलन का सहारा लेकर इस देश में गड़बड़ करने की कोशिश करने वाले कुछ लोग घुसते हैं, तो क्या उनको रोकना नहीं चाहिए? इससे तो किसानों का आंदोलन बदनाम हो जाएगा, दंगा फसाद होगा, निरपराध लोगों की नुकसान होगा, जान माल का नुकसान होगा। इसको बचाना सरकार का काम है, इसके लिए पुलिस वाले अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। यह सवाल कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी पूछा गया। रविशंकर प्रसाद ने पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया और कहा कि जो 26 जनवरी को हुआ, क्या उसे दोबारा होने दिया जाए? क्या जो उस दिन ट्रैक्टर की रैली में बलवा हुआ था उसी को दोबारा करने दिया जाए? कि बाद में लोग कहते हैं कि आप गोली क्यों नहीं चलाते हैं? देखिए, तर्क समझिए आप। बाद में वो जो ट्रैक्टर के कुछ लोगों ने सब टीवी आपने दिखाया, मैं तो पुलिस वालों का संयम की दाद दूंगा। इतने पिटे वो, 20-20 फीट लाल किले से नीचे कूद कर अपनी जान बचाई, तलवार का मार खाया, 800 पुलिस वाले घायल हुए, फिर भी उन्होंने उफ की क्या? तो क्या उसी प्रकरण को बार बार किया जाए, जनता परेशान हो? फिर यही सवाल है।
ये बात तो सही है, जब पुलिस वालों पर लाठियां बरसी, तलवारें फैलाई गईं, फरसों से हमला किया गया, पत्थर मारे गए, तो सब ने कहा था पुलिस हाथ बांधे क्यों खड़ी रही, पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। जब लाल किले पर तिरंगे की जगह एक दूसरा ध्वज फहराया गया तो लोगों ने कहा कि पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। अब जिन किलों पर, कटीले तारों पर, बैरिकेड्स पर इतनी सियासत हो रही है, इतनी बयानबाजी हो रही है, दिल्ली के बॉर्डर को हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद से कंपेयर किया जा रहा है, वहां की ग्राउंड रियलिटी क्या है, यह जानने की जरूरत है। पुलिस ने इतनी तैयारी क्यों की, इसके पीछे मंशा क्या है, क्या पुलिस किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही है, यह जानना भी उतना ही जरूरी है। इंडिया टीवी के संवाददाता लगातार दिल्ली के उन बॉर्डर्स पर मौजूद हैं जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है, जहां किसान धरने पर बैठे हैं, परेशानी में हैं। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि दिल्ली के बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स, कटीले तार, जो आज सियासी मुद्दा बने, उनकी हकीकत यह है कि ये इंतजामात तो दिल्ली पुलिस ने 27 जनवरी के बाद ही शुरू कर दिए थे। चूंकि किसानों ने पहले 1 फरवरी को संसद मार्च की कॉल दी थी, दोबारा 26 जनवरी जैसे हालात पैदा न हो, इसलिए पुलिस ने कई बंदोबस्त का प्लान किया था। बाद में किसान संगठनों ने 1 फरवरी की कॉल तो वापस ले ली, लेकिन पुलिस कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए सख्त पाबंदियां लागू की गई हैं। क्योंकि किसानों ने अब 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम की कॉल दी है, तो उसे ध्यान में रखकर भी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने तीनों बॉर्डर्स को सील कर दिया है। हर बॉर्डर पर मल्टी लेयर बैरिकेडिंग है। पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर सड़कों को कील से ढक दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि अगर दिल्ली में ट्रैक्टर घुसे तो कील से टायर पंचर हो जाए। टीकरी बॉर्डर पर पुलिस ने सड़क पर गड्ढा खोदकर सरिये और कील को सीमेंट से जाम कर दिया है। टीकरी बॉर्डर पर पुलिस ने कैसे किलेबंदी की है, इसका अंदाजा अगर आपको लेना है तो हमारे संवाददाता सैयद नजीर की रिपोर्ट देखिए। 26 जनवरी को जिस तरह बवाल हुआ था, उसके बाद बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हमें टिकरी बॉर्डर पर बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स यहां पर लगाए गए हैं, ठीक जो पंडाल है उसके पीछे, ताकि जो किसान है अगर आगे बढ़ने की कोशिश करे तो उनको रोका जा सके। और दूसरी तरफ यहां पर सड़कें खोदकर बड़े बड़े सरिया और कीले लगाई गई है, ताकि अगर ट्रैक्टर या कुछ वाहन यहां से गुजरने की कोशिश करे तो उसको रोका जा सके। 1-1 फीट के सरिये को नुकीली बनाकर कील लगाए गए हैं। दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे, बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स यहां पर रखे गए हैं। एक नहीं बल्कि कई लेयर्स में इन ब्लॉक्स को रखा गया है, ताकि सड़क को पूरी तरह से बाधित किया जा सके। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो किसानों के पंडाल है, जो टिकरी बॉर्डर पर किसान यहां लगातार डटे हुए हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको आप देख सकते हैं, उनके पंडाल लगे हुए हैं। और उसके ठीक ऑपोजिट यहां पर सुरक्षा के और सुरक्षा बल के जवान और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। यहां पर सड़कें खोदी गई है, यहां पर हो सकता है फिर से उसी तरह सरिया और कीले यहां पर लगाई जाए। फिलहाल जो तस्वीरें टिकरी बॉर्डर की है, पहले से सुरक्षा व्यवस्था यहां पर चाक चौबंद की गई है। तमाम जेसीबी मशीनें, बुलडोजर, तमाम तरह की सुविधाएं पुलिस अपने साथ यहां पर रख रही है, ताकि किसी भी वक्त अगर सीमेंट के बोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़े तो वो आसानी से यहां पर कर सके। ट्रैक्टर मार्च के दिन टीकरी बॉर्डर से किसानों ने रास्ता बदला था, पुलिस के बैरिकेड्स को तोड़ दिया था, इसलिए पुलिस ने इस बार जरा पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। किसान आंदोलन का नया सेंटर बना है गाजीपुर बॉर्डर। सिंघू बॉर्डर पर बैठे लोग भी आजकल गाजीपुर बॉर्डर जाते हैं। अब विरोधी दल भी सारी ताकत गाजीपुर बॉर्डर पर लगा रहे हैं, इसलिए पुलिस ने यहां सिक्योरिटी काफी चाक चौबंद कर दी है। भारी पुलिस फोर्स तैनात है। यहां पर पुलिस ने 15 लेयर की सिक्योरिटी लगाई है। 9 लेयर में पुलिस ने लोहे के बैरिकेड लगाए हैं। लोहे के बैरिकेड के बीच में 3 लेयर में कटीले तार हैं और इसके अलावा 3 लेयर में कंक्रीट के बैरिकेड लगा दिए गए हैं। बैरिकेड के बीच कंक्रीट का मसाला डाला गया है, जिससे इन बैरिकेड्स को हटाया ना जा सके। किसान आंदोलन का 68वां दिन है और गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये इंतजाम किए गए हैं सड़क पर, प्रशासन ने ये कीलें लगाई हैं और इसकी वजह है कि इस
के पार कोई भी वाहन ना जा सके। 6 तारीख को किसानों ने दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक नेशनल और स्टेट हाईवे को जाम करने का आह्वान किया है। पहले लेयर की बैरिकेडिंग देखिए, वो है जिसके दूसरी तरफ किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं। वहां पर तमाम ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, तमाम किसान हैं जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पहले लेयर की बैरिकेडिंग के बाद ये जगह है जो खाली छोड़ी गई है और उसके बाद जमीन पर ये कीलें लगाई गई हैं ताकि इसके आगे कोई वाहन ना जा पाए। 26 तारीख को जिस तरह से दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़े, तय रूट के अलावा दौड़े और उससे जो तस्वीरें हुई वो तस्वीरें दोबारा ना दिखाई दें, इस वजह से ये इंतजाम किए गए। इसके बाद ये बैरिकेडिंग है और मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की गई है। इस बैरिकेडिंग के ऊपर ये कटीले तार बिछाए गए हैं। यानी अमूमन जब प्रदर्शनकारी आंदोलन करते हैं, वो गुस्से में आ जाते हैं तो वो बैरिकेडिंग गिरा देते हैं, बैरिकेडिंग के पार चले जाते हैं और ऐसा कुछ ना हो इसलिए ये पूरे इंतजाम किए गए हैं। यानी अगर कोई पैदल भी इस सीमा में प्रवेश करना चाहे या इसके बाहर जाना चाहे तो नहीं जा सकता। इसके लिए ये कटीले तार यहाँ पर लगाए गए हैं और इसी तरीके की व्यवस्था जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर भी की गई है। उसके ऊपर भी इसी तरह से बैरिकेडिंग लगाई गई है। बैरिकेडिंग के ऊपर तारबंदी की गई है। ये कटीले तार हैं और इनके दूसरी तरफ तमाम सुरक्षा बल तैनात हैं। अर्चना सिंह ने दिखाया कि कैसे बैरिकेड लगा दिए गए हैं ताकि पुलिस हेल्पलेस ना हो जाए, पुलिस मजबूरी में खड़ी देखती न रहे और सारे इंतजाम बेकार हो जाएं। लेकिन अब सवाल तो उठे हैं, इल्जाम तो लगे हैं। इसलिए हमने पुलिस से पूछा, दिल्ली के बॉर्डर को अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसा क्यों बना दिया गया? इस पर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को लोग पूछ रहे थे पुलिस ने कुछ किया क्यों नहीं। अब पुलिस तैयारी कर रही है तो पूछा जा रहा है पुलिस क्यों कर रही है। मुझे ताज्जुब है कि जब 26 तारीख को जिस प्रकार से जो ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, सभी पुलिसकर्मी पे चढ़ा करके बैरिकेड को तोड़ करके सब कुछ किया गया, तो आप उस समय आपने कोई सवाल नहीं पूछा। हमने क्या किया है? हमने उस बैरिकेड को मजबूत किया है, सिर्फ मजबूत किया है ताकि बारंबार उसको तोड़ा ना जाए। अब कोई कह सकता है कि नेता बात को बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं, सरकार के मंत्री सियासी नफे नुकसान के हिसाब से बोल रहे हैं, पुलिस भी अपने बचाव में यही कहेगी। अब सवाल है कि आम जनता क्या सोचती है? क्या ये लोग पुलिस की जाति का समर्थन करते हैं? इन बॉर्डर पर बैठे किसानों की सेवा में जो लोग लगे हैं वो क्या कहते हैं? तो अतुल भाटिया हमारे संवाददाता हैं, उन्होंने कुछ ऐसे लोगों से बात की, उनसे पूछा कि ये जो बैरिकेडिंग है इसके बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या ये किसानों की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। तो लोगों ने जो जवाब दिए वो मैं आपको सुनवा देता हूं, आपको अंदाजा लगे कि लोग सोच क्या रहे हैं। कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि फिर अगर किसान अगर दिल्ली में भी आ रहे हैं तो थोड़ा वो अपने लिमिट के लिए ही करें, क्योंकि अब वो आउट ऑफ लिमिट हो रहा है, जिससे कि आम पब्लिक को दिक्कत काफ़ी है उसके हिसाब से। बाकी सही भी है कि थोड़ा हाँ लगाना चाहिए, थोड़ी रोकथाम होनी चाहिए। बिल्कुल सही कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो अंदर घुसे थे। पुलिस वालों को सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है और हम जैसे इंसानों के लिए बहुत जरूरी है। वो दोबारा घुसेंगे, दोबारा दंगे करेंगे तो नॉर्मल लोगों को दिक्कत होती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें हमारी सेफ्टी है, क्योंकि वो जिस तरह 26 जनवरी पर ट्रैक्टर लेके लाल किले पे भी घुसे हैं, आरटीओ पे भी बवाल किया है, तो उस वजह से दिल्ली पुलिस तो सेफ्टी की वजह से कर रही है हमारी, तो ये तो सही है बिल्कुल। अभी सरकार को ये कांटे वाली तार लगाना और उनको मतलब बाहर ही रोकने की कोशिश करना ये ठीक है, ताकि और शहर के अंदर जो आम नागरिक हैं उनको समस्या ना हो। लेकिन सरकार को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन है, उसके अंदर जो किसान हैं उनके लिए भी कोई समस्या पैदा ना हो और उन्हें अपना आंदोलन जारी रखने दिया जाए। अभी पीछे जो दंगा हुआ था आप लोग को सबको पता है, तो उससे काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है, हमारे काफ़ी जवानों वगैरह को भी दिक्कत आई है। तो ऐसा ना करें, अगर है तो जो भी है एक जगह बैठ के सलाह कर ले तो अच्छी है, या आम पब्लिक या किसी को नुकसान पहुँचा के अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ में। एक बार को सही भी है, एक बार को गलत भी है। सही तो नहीं है, अगर सही होता, अगर जैसे हमारे तिरंगे का अपमान हुआ है लाल किले पे, अगर इसलिए लगाई गई सरकार ने ये, कल को और किसी पब्लिक को दिक्कत ना होए।
सरकार थोड़ी थे वो, किसान थोड़ी थे वो। किसान होते तो ऐसे करते नहीं। ये सब पॉलिटिक्स की चाल है सर। ये दिल्ली पुलिस ने तो बहुत मेहनत करी। अगर दिल्ली पुलिस चाहती तो पता नहीं कितने किसान मरते। ये चीज़ देखा आपने, दिल्ली पुलिस ने बहुत संभाला अपने आप को। मैं तो दिल्ली पुलिस सैल्यूट मारता हूँ सर। लोग इन बातों को समझते हैं। उन्हें इस बात से कोई शिकायत नहीं है कि किसान धरना दें, प्रदर्शन करें, शांतिपूर्ण तरीके से बैठें, नारे लगाएं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब पुलिस पर हमला होता है, तलवारें लहराई जाती हैं, परसे चलाए जाते हैं, रॉड से पुलिस वालों को मारा जाता है, 300 पुलिस वाले घायल हो जाएं, तो फिर जनता को भी बुरा लगता है। और जब ऐसे सवाल पर हम विचार करते हैं तो पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, इनके जवानों की ड्यूटी के बारे में सोचना चाहिए। कितना मुश्किल काम है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस अपने लोगों से डील कर रही हैं। ऐसे लोगों का मुकाबला उन्हें करना पड़ता है जो उनके अपने भाई हैं, हमारे अपने भाई हैं, हमारे देश के नागरिक हैं। अब उन्हें कानून हाथ में लेने से रोकना, ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो दुश्मनों के साथ डील नहीं कर रहे, किसी की जान ना जाए इसका ख्याल रखा। और ये आसान काम नहीं है। मैं तो कहूंगा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन मुश्किल हालात में दिल्ली पुलिस ने जिस तरह का संयम बरता, उसकी तारीफ करनी चाहिए और पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ की भी है। अगर किसानों की हिफाजत पुलिस की जिम्मेदारी है तो फिर सरकार की यह भी जिम्मेदारी है कि पुलिस फोर्स का मनोबल, उनका मोराल डाउन ना हो, मनोबल कम ना हो। और ये अच्छी बात है कि देश के लोग दिल्ली पुलिस के साथ हैं। इनमें बहुत सारे दिल्ली पुलिस के ऐसे जवान हैं जो किसानों के बेटे हैं। जब इस तरह के इंतजामात करने की परमिशन दी जाएगी तो पुलिस को कम से कम टकराना नहीं पड़ेगा। जब पुलिस को थोड़ी ताकत दी जाएगी तो पुलिस का मनोबल बढ़ेगा। और मुझे लगता है यह बात काम पुलिस पर छोड़ देना चाहिए। पुलिस वो सब करे जिससे हालात काबू में रहें, दोबारा वैसे हालात ना हो जैसे 26 जनवरी को पैदा हुए। दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। और मुझे लगता है कि किसान इस बात को समझते हैं, पुलिस इस बात को समझती है, जनता इस बात को समझती है, लेकिन नेता समझकर भी इस बात को समझना नहीं चाहते। और ये आज पार्लियामेंट में दिखाई दिया। आज विरोधी दलों ने संसद के अंदर और बाहर कृषि कानूनों को लेकर हंगामा किया। करने जा रहे हैं। राज्यसभा में विपक्षी दलों ने किसानों की मांग पर चर्चा के लिए नारेबाजी की। अपनी अपनी जगह जाइए। तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की। कोरोना के प्रोटोकॉल का राज्यसभा की कार्रवाई 2 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में भी विपक्षी दलों ने नारे लगाए, हंगामा किया। स्पीकर ओम बिरला ने बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। हम लोग राष्ट्रपति जी का हंगामा बढ़ा तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्षी दलों से कहा कि वो चर्चा के लिए तैयार है, अपनी संसद के अंदर और संसद के बाहर कहीं भी। कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें। जो लोग जब राजनीतिक दल अलग अलग आवाज में बात करें, किसानों को ढाल बनाकर सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश करें, पुलिस को कटघरे में खड़ा करें, तो इसका असर क्या होता है ये आज गाजीपुर बॉर्डर पर देखने को मिला। आज राकेश टिकैत ने कहा अब तो आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं का नारा हमारा है। और हमने बता दिया सरकार को ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। अक्टूबर तक ये 10 दिन में खत्म होने वाला नहीं है। अपने पानी लगा लेना, जत्थेबंदी कितने कब आने कितने का, ये अक्टूबर तक चलेगा आंदोलन। आज पार्लियामेंट में जो हुआ उससे एक बात फिर साबित हो गई कि किसान आंदोलन की आड़ में मोदी का विरोध करने वाले सारे नेता, सारे दल इकट्ठे आ गए हैं। सच तो है कि कानूनों का विरोध तो बहाना है, नरेंद्र मोदी निशाना है। कांग्रेस ने तो अपने मैनिफेस्टो में इसी तरह के सुधारों का वादा किया था। शिवसेना ने लोकसभा में इन कानूनों का समर्थन किया था। शरद पवार ने कृषि मंत्री रहते हुए ऐसे ही सुधार लाने की कोशिश की थी। अकाली दल ने तो तीनों कानून पास होने के बाद इनका सपोर्ट किया था। लेकिन आज संसद में सबने मिलकर हंगामा किया। मुझे लगता है किसानों को इसके पीछे की सियासत को समझना चाहिए।
किसान संगठनों को इस आंदोलन को सम्मानपूर्वक खत्म करने के लिए 3 मौके मिले। पहला, जब सरकार ने किसान नेताओं के सुझावों पर सारे संशोधन करने की बात मान ली थी। दूसरा मौका, जब सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानून पर रोक लगा दी थी और एक कमेटी बना दी थी। और तीसरा, जब सरकार ने प्रस्ताव दिया कि इन कानूनों पर 1.5 साल तक के लिए रोक लगाई जा सकती है। ये तीनों मौके तो किसान नेताओं ने गंवा दिए। अब एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है, और दूसरी तरफ बजट में निर्मला सीतारमण ने फिगर्स देकर बताया कि सरकार ने पिछली सरकारों के मुकाबले कितने गुना ज्यादा एमएसपी दी है। अब अगर सरकार कहती है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि गांव और किसान उनके दिल में है, तो किसान संगठनों को एक बार उस पर भरोसा करना चाहिए। इसे जीत हार का सवाल न बनाकर, प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाकर बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू करना चाहिए, और उसमें से रास्ता जरूर निकलेगा। आज दिल्ली पुलिस ने उन लोगों की तस्वीरें जारी की हैं जो 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा, लाल किले में तिरंगे के अपमान की घटना में शामिल थे। कौन है आरोपी? दिल्ली में 26 जनवरी के दिन दंगा करने वाले, पुलिस पर हमला करने वाले आखिर थे कौन? आज दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को हिंसा के जो आरोपी थे उनकी कुछ तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में दंगाइयों के हाथों में लाठियां हैं, रॉड्स हैं। तस्वीरों में करीब 20 लोग हैं जिनके चेहरे साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। असल में दिल्ली पुलिस की तरफ से पब्लिक से अपील की गई थी, अगर किसी के पास दिल्ली हिंसा से रिलेटेड वीडियोज हैं, वीडियो एविडेंस है, तस्वीरें हैं, तो दिल्ली पुलिस का था शेयर करें। इससे अपराधियों को पकड़ने में आसानी होगी, उन्हें पहचाना जा सकेगा। इसी के बाद दिल्ली पुलिस को हिंसा से जुड़े 1000 से ज्यादा वीडियो मिले जो आम जनता ने भेजे। इन्हीं के आधार पर धीरे धीरे आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस की टीम फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से दंगाइयों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। आईटीओ, लाल किला और नांगलोई, ये 3 ऐसे सेंटर थे जहां सबसे ज्यादा दंगा हुआ था। इसीलिए यहां के मामलों की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है, जबकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यूएपीए के तहत जांच कर रही है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के नाम पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हिंसा हुई थी। लाल किले में दंगाई घुस गए थे, देश को शर्मसार किया था। आईटीओ पर पुलिस वालों पर रॉड से हमला हुआ था, उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई थी। कुल मिलाकर 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। ये तस्वीरें देखकर लगता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो कर रही है और जनता उनका पूरा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि जनता जानते हैं ये लोग देश के गुनहगार हैं। इन लोगों ने पूरे देश को, पूरी दुनिया में शर्मसार किया। 26 जनवरी को उन लोगों ने जो किया उससे किसान नेता भी बहुत बुरी तरह एम्बैरेस हुए। आपने देखा होगा किसान संगठनों के नेताओं को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ी। इन लोगों की हरकतों से किसान आंदोलन कमजोर हुआ। इन लोगों की वजह से आज दिल्ली के बॉर्डर्स पर किले और कटीले तार लगाने पड़े। इन लोगों का गुनाह बड़ा है, इसलिए इन सब के खिलाफ एक्शन तो होना चाहिए, और सबसे अच्छी बात है कि जनता इसमें पूरी मदद कर रही है। अब वोट के चक्कर में किसान आंदोलन के मुद्दे पर जो कांग्रेस और अकाली दल दिल्ली में दोस्त दिख रहे हैं, वो पंजाब में कैसे एक दूसरे पर फायरिंग करने में लगे हैं, एक दूसरे के कार्यकर्ताओं पर गोलियां बरसा रहे हैं। अब मैं आपको पंजाब से आई कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाता हूं। पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल के कार्यकर्ता एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं। आज जलालाबाद में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। सुखबीर सिंह बादल के काफिले पर हमला हुआ। असल में पंजाब में 8 नगर निगम और 109 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए चुनाव होने वाले हैं। इन्हीं चुनावों के चक्कर में आज पत्थर चले, लाठियां चली, फायरिंग तक हो गई। आज सुखबीर बादल जलालाबाद में अकाली दल के नेताओं का नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए पहुंचे थे। जैसे ही सुखबीर बादल की गाड़ी नॉमिनेशन की जगह यानी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पहुंची, हंगामा मच गया, हर तरफ भगदड़ मच गई। लोग बैरिकेड्स को तोड़कर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में शामिल हो गए। पहले जमकर पत्थरबाजी की गई, मारपीट हुई और इसके बाद कई राउंड फायरिंग हुई।
सुखबीर बादल को सिक्योरिटी घेरे में रखा गया, इसलिए उन्हें तो किसी तरह की चोट नहीं पहुंची, लेकिन पथराव में उनकी गाड़ी को जरूर नुकसान हुआ। पंजाब की तस्वीरें सियासी मजबूरी का सबूत हैं। किसान आंदोलन के नाम पर जो अकाली दल दिल्ली में कांग्रेस के साथ खड़ा है, पार्लियामेंट में मिलकर हंगामा कर रहा है, वही कांग्रेस पंजाब में अकाली दल के नेताओं पर पत्थर चला रही है और दोनों एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं और पंजाब में एक दूसरे को कोस रहे हैं।